अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को। अगला है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है। हर्षचरित, तो हर्षचरित की जो रचना है वह बाणभट्ट ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई थी और यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक और जो उनके समकालीन शासक रहे हैं उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का जो है वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अगला है पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध रहा है वह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी रहे हैं उनके बीच। मराठा सेना का नेतृत्व जो है सदाशिव राव भाऊ ने किया था और इस युद्ध में जो मराठे रहे वो बुरी तरह पराजित हुए थे और युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी जो रहे काशीराज पंडित, उनके शब्दों में कहा गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रयकारी सिद्ध हुआ। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, अफगानों ने। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेरठ। 1857 क्रांति कब हुई, तो 10 मई 1857 को प्रारंभ। अगला प्रश्न है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। इस्तमरारी बंदोबस्त, सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी सही जवाब है। इस्तमरारी यानी इसको आप अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जानते हो। तो अस्थाई बंदोबस्त इस्तमरारी हो गया, मालगुजारी हो गया, बीसवेदारी व्यवस्था हो गया, जागीरदारी व्यवस्था, ये सभी नाम से जाने जाते हैं अस्थाई बंदोबस्त को। तो किसका अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को कई नाम यानी भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्राथमिक जो पहले आधुनिक पुरुष या युगदूत, इन नामों से जो है जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, दांडी से। महात्मा गांधी 12 मार्च कब, 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से जो है अपने सहयोगियों के साथ पैदल जो है निकलकर चलते हैं और लगभग 24 दिनों की यात्रा करते हैं, 390 किलोमीटर की। उसके बाद दांडी पहुंचते हैं जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आरंभ कहाँ से किया है, दांडी से किया था। ठीक है, ये लेखपाल के प्रश्न में पेपर में आया भी था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। सही जवाब होगा अभिनव भारत जो संगठित किया गया था वह महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। तो याद रखिएगा कहाँ से, तो ये महाराष्ट्र में संगठित किया गया किसके द्वारा, तो जो रहे हैं बी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस युग ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है। किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। यह प्रश्न भी आपके लेखपाल एग्जाम में पूछा गया। अगला है कि निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी? सही जवाब बन जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है और यह स्थित होगा नेपाल में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड कहाँ? नेपाल में। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है, सैटर्न। शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि हो चुकी है। शनि के अलावा बृहस्पति एवं वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु में जोड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा का जो कारण है वो लौटते मानसून की पवनें होती हैं, जो उत्तर पूर्वी दिशा में चलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके जो है बारिश करती हैं। तो सही जवाब बन जाएगा आपका उत्तर पूर्वी दिशा में चलती हैं। तो यह मानसूनी पवनें, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है। नर्मदा किस ओर जो है बहने वाली नदी है? नर्मदा, तो नर्मदा जो है वो किस ओर बहती है? अरब सागर में गिरती है तो पश्चिम की ओर बहेगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल जो वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो वन आवरण जो क्षेत्र है देश में वह टोटल है 21.71%। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। वन आवरण पूछा गया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट ना कवर किए हो तो कवर कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारतीय आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? भारतीय आर्थिक समीक्षा, तो आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किस मंत्रालय? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? मक्का, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटका है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। कर्नाटका के बाद नंबर आता है एमपी का दूसरे नंबर पर है और एमपी के बाद मक्का में जो है वो महाराष्ट्र का स्थान तीसरे पर है। जीएसटी क्या है? जीएसटी, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की जा रही है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है एक तरह का क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर होगा। ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो नीति आयोग की अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो आप लगाइएगा नरेंद्र मोदी। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो वर्तमान में होंगे नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के जो इस समय उपाध्यक्ष नए बनाए गए हैं उनका नाम है सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके बराबर का जो है वो दर्जा प्राप्त होता है। भारतीय, अच्छा यहाँ पर एक और सीईओ जो अपॉइंट हुए हैं नए उनको भी आप कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? राष्ट्रीयकरण, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो की स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापित हुआ था। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ पूछा गया है तो राष्ट्रीयकरण है वह 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, 1949। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 का, ये जो लागू हुआ है वो 24 अप्रैल 1993 से जो है वो लागू किया गया। तो 24 अप्रैल जो डे है ना, इसीलिए उस दिन मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। लोकसभा के अध्यक्ष यानी जो ओम बिरला है वर्तमान में, इनको यदि हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो संविधान में क्या प्रोविज़न है आप बताइए। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, लोकसभा में जो उपस्थित जो सदस्य हैं, ठीक है, जो भी सभी सदस्य हैं उनका बहुमत लेके आओ और पारित करो संकल्प, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। जब आप पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 94 तो 94 के तहत बताया गया है कि लोकसभा में अगर आपको अध्यक्ष को हटाना है पद से उनकी, तो आप जो है लोकसभा में सभी सदस्यों का जो है वो बहुमत पारित करिए और पारित आप करिए, लेकिन ये इसकी सूचना जो है 14 दिन पहले कम से कम आप दे दो, बस बिल्कुल हम संकल्प पारित करने वाले हैं आपके खिलाफ, ठीक है। ये सूचना भी 14 दिन पहले देना जरूरी है। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा, सभी सदस्यों के क्या है, सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है। आर्टिकल दे रखे हैं और उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा गलत मिला हुआ है आपको बताना है। पहला दिया है आर्टिकल 39A में, तो 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है, बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह आपका आप ग्राम पंचायतों का संगठन है और यह आप पेट एग्ज़ाम 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये मतलब यह इससे संबंधित तथ्य पूछ लिया गया था, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 44 जो कि 4 है यानी समान है, तो समान नागरिक संहिता की बात करेगा, बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 में जो आर्टिकल 48 उसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण बात की गई है, तो कार्यपालिका से जब भी न्यायपालिका का पृथककरण होगा तो आर्टिकल 50 वहाँ पर आएगा, 48 से नहीं। आर्टिकल जो 48 है, आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन यहाँ डी गलत है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो केंद्र राज्य संबंध की जो बात करता है सूची, वो है 7वीं सूची। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब है। 8वीं अनुसूची जहाँ पर आपकी भाषा दी गई है, 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची आपकी जो पहला संविधान संशोधन 1951 का रहा है भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है। तो ये ऐसे पावर यहाँ पर कानून कुछ ऐसे हैं जो कि केंद्र राज्य अगर बनाए तो उसको आप न्यायालय की समझ जो है चुनौती नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 9th शेड्यूल वाला। 6ठी अनुसूची में AMTM की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई है। वहाँ पर जो जनजातीय ट्राइब हैं उनके लिए विशेष उपबंध की बात है। तो ये है टोटल संविधान में 12 अनुसूची आप पढ़ते हो। तो 8 अनुसूची मूल संविधान में रही जब संविधान बना था, उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि पहला संविधान संशोधन रहा। 9वीं के बाद 10वीं 10th शेड्यूल की है, एंटी डिफेक्शन लॉ वाली है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं अनुसूची आपकी म्यूनसिपालिटी वाली। तो 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल। अगला है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो जब भी आप आर्टिकल नंबर 100 पढ़ते हैं, 100वां जो आर्टिकल दिया है, आर्टिकल नंबर 100 सब आर्टिकल 3 में बताया गया है कि आप कम से कम जो है अगर आपको कोरम पूरा करना है, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। यहाँ पर लोकसभा पूछा गया, तो लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की, जो भी कुल सदस्य हैं उन कुल सदस्य संख्या का, जैसे वर्तमान में 543 मेंबर हैं लोकसभा में, तो उनका 10% कम से कम 53-54 मेंबर जो हैं लोकसभा में उपस्थित हो जाएं, तो माना जाएगा कि हाँ कुछ भी कोई भी काम करना, तो यहाँ कोरम माना जाएगा, गणपूर्ति हो चुकी है, चलो लोकसभा कार्यवाही स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो 1/3। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है 1/3 ये अपने आप में गलत है। 1/11 तो वो 1/10, ठीक है, 10वां हिस्सा। तो 543 तो यानी 53 सीटें होनी चाहिए। अगला देखो आपका, एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का जो स्तर है घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, बताना यहाँ पर। यदि किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ जो पिघलती है तो उस बर्तन में आप पानी का जो स्तर है ज्यों का त्यों जो है वो बना रहता है, अर्थात अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता। शोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? शोल्डर। यहाँ सही जवाब बन जाएगा टिन और सीसा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला है कि किसका जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा, सीसा, चांदी, इनमें से कौन है जो कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? सही जवाब बन जाएगा चांदी, ऑप्शन सी। जबकि पारा और ये जो सीसा दिए हैं ये क्या है? कुचालक है ऊष्मा के, कुचालक और सुचालक चांदी सबसे अच्छा ऊष्मा का। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा सूत्रकणिका, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो या सूत्रकणिका, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होती है। तो स्कर्वी जो रोग है वह किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा जब आप खट्टे फल नहीं खाएंगे, यानी विटामिन सी, यह सही जवाब बन जाएगा। विटामिन सी नहीं खाएंगे तो खट्टे फलों की कमी होगी, जिससे कि बीमारियां होंगी, मसूड़े में सूजन आएगी, दांत गिरने लगेंगे, है ना, रोगी का चेहरा पीला पीला दिखने लगेगा। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल होता है। अगला है कि यदि ये मैथ का आ गया, इसको जो है यहाँ पर यक्स का मान आपको निकालना है कि यक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या है कि आप जो है वैल्यू पुट करो जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं, यदि इक्वल हो जाते हैं तो वही मान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप 0 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये होगा √12 और √12 और √12, तो √12 रूट प्लस √12 2√12 होगा, ठीक है। तो 2√12 होगा, तो ये आएगा नहीं बराबर। 1 रखोगे तो 7 1 8 12 8 20, ये भी लगभग नहीं होगा क्योंकि इधर माइनस में आ जाएगा। यदि आप 3 रखोगे तो 7 3 21 हो गया, 21 प्लस 12 यह 33 हो जा रहा है, तो कुछ 33 जैसा आ रहा, √33 हो गया प्लस, और 7 गुणे अगर 3 रखोगे तो 7 3 21 हो गया, 21 माइनस 12 कितना होगा? 21 माइनस 12 हो जाएगा 9 है, तो √33 प्लस √9, √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, तो 3 और प्लस √33 ये बराबर हो गया, यानी 3 की वैल्यू यहाँ पर आएगी सही। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3। आगे देखो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37%, 30% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो तीसरी संख्या से यहाँ पर तुलना करके बताया गया है। तो तीसरी संख्या यदि आप मान लो 100 है तो यहाँ पर से कम है, यानी दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या 37% कम है, तो 100 में से 37 गया यानी 63 होगा, और दूसरी जो संख्या है वो 30% कम यानी 70 है दूसरी संख्या। तो यहाँ पर फिर आगे क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या से पहली संख्या 63 है से कितने प्रतिशत अधिक है? पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितनी है? 63 है, कितनी अधिक है? तो यह 70 माइनस 63 गुणे 100, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 7/63 हो जाएगा, 7 × 7 = 63, तो 7 × 7 = 63 यानी 1 गुणे 100 हो गया, तो 100/9। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा क्या, कौन सा? तो यहाँ पर इसको आप सरल करना है, सरल करके बता देना है सिंप्लीफिकेशन कि कितना आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये अंडर रूट 196 है। तो अंडर रूट 196 यदि आप सॉल्व करोगे तो किसका है स्क्वायर ये, तो ये आपका है 14 का स्क्वायर, नीचे 14 आ गया, ऊपर ये दिख रहा 576, तो ये 24 का स्क्वायर है, ये आपने 24 लिख लिया। 14, 24 और अंडर रूट 256 है, तो ये 16 का स्क्वायर है, तो 16 हो गया। 8 एकम 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 एकम 6, चौक 24, 14 एकम 14, 14 अट्ठे 112। तो यहाँ पर बचा क्या, 8 गुणे 4 ही बच रहा है सब, तो 8 चौक 32, आंसर यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला है कि 12 संख्याओं का माध्य 25 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाती है तो उनका माध्य 22 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12 संख्याओं का माध्य है, तो 12 संख्याओं का माध्य कितना है, 25 है। ठीक है, 12 संख्याएं हैं और 12 संख्याओं का जो माध्य है 12 संख्याओं का, तो 12 संख्याओं का माध्य डिवाइड बाई 12 किए होगे, फिर 25 आया। तो 12 संख्याएं कितनी रही होंगी टोटल, तो 12 संख्याएं यानी 25 गुणे अगर 12 कर दोगे तो टोटल संख्याएं आएंगी 12 पंचे 7 यानी 24 यानी 300 आ गया टोटल। तो 12 जो संख्याएं हैं इनका देखोगे योग, 12 संख्याओं का योग आ जाएगा 300। अब आगे क्या बोला जा रहा है, यदि एक संख्या निकाल दी जाती है, तो पहले रही 12 संख्याएं, अब एक संख्या निकाल दो इसमें से। संख्या मान लो आप यक्ष हम निकाल रहे हैं इसमें से, जब आप यक्ष संख्या इसमें से निकाल दे रहे हो तो 12 पहले थी तो बच कितनी जा रही है, 11 ही तो बच रही है। 11 से डिवाइड कर दे तो इसका माध्य जो आ रहा है वो 22 हो जा रहा। अब यक्ष की वैल्यू आप निकाल लो जितनी आएगी, तो 22 दहम्मा 220 और 22 एकम 22, तो 220 प्लस 22 यानी 242। तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 300 माइनस 242 बराबर वैल्यू आ जाएगी 58। ऑप्शन है डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है, उनके पिता के भी शामिल हो जाने पर औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है, तो पिता की आयु वर्षों में क्या होगी। देखो 4 भाई हैं, चारों भाइयों की जो औसत आयु है यानी 4 भाई रहे होंगे, तो 4 भाइयों की टोटल जो आयु रही होगी आप 4 से डिवाइड किए होगे तो औसत आयु 14 वर्ष आई रही होगी। तो 4 भाइयों की टोटल आयु कितनी आ रही है, 4 भाइयों की जो आयु आएगी टोटल 14 गुणे 4 करोगे यानी 14 चौको 56। अब आगे क्या कह रहे हैं कि उनके पिता के भी शामिल हो जाने पर, यानी पहले 4 लोग थे, भाई 4 थे, उनके बाबू भी आ जा रहे हैं तो 5 लोग हो जा रहे हैं। तो औसत यदि निकालना होगा तो 5 लोगों का, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं और उनके शामिल हो जाने पर औसत आयु 4 वर्ष यहाँ पर बढ़ जा रही, पहले 14 थी अब 4 और बढ़ जा रही है, 4 और बढ़ा दिए और जो आयु रही वो 56 वर्ष रही है चारों भाइयों की, और इसमें जो है इनके बापू भी शामिल हो गए तो उनकी आयु निकालना, उनकी आयु निकालने यक्ष है। अब यक्ष की वैल्यू यहाँ निकाल लो, 14 प्लस 4 18 और 18 गुणे 5 यानी 90, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 56 बराबर 34 साल। ऑप्शन है डी सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में एक शब्द शुद्ध युग्म नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी। क्यों, आयात का निर्यात बिल्कुल सही, पाप का पुण्य भी होता है, बद्ध का मुक्त होगा, लेकिन नूतन का जो सनातन दे दिया यह गलत हो गया, क्योंकि नूतन का जो विलोम होता है वह पुरातन होता है ना, तो इसलिए गलत है। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अजात शत्रु। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रभाकर भी है, विभाकर नहीं होगा क्योंकि विभाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची आ जाता है। दिनकर है, दिनेश है, सभी है, लेकिन बी यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा का है।
निम्न में से पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। पुल्लिंग शब्द का लिखावट, कितनी अच्छी लिखावट है, वाह भाई वाह। तो अच्छा कुछ देखो, आप यहाँ लगाओ दिमाग, बोल के देखो। पहिया घूम रही है बोलते हो ना, पहिया घूम रहा है, तो यहाँ पर ये घूम रहा है ना, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। आगे देखो, निष्कपट शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, तो निष्कपट आधा सार आप विसर्ग संधि लेके जाओगे तो बनेगा क्या, निह प्लस कपट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ना, आंसर देना है तो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में जाइए मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश पैराग्राफ आप देखिए, कमेंट पीडीएफ जो है मिल जा रही है, आप वहाँ से कवर करिए। पढ़ना है, पढ़ के आंसर देना होता है, बहुत आसान है, टाइम टेकिंग है। चलो यहाँ पर जो सिनोनिम्स आपको बताना है, आप सिनोनिम्स देख लीजिए, सिनोनिम्स इंटोनिम्स जो कि एक एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। सेलिब्रेट दिया है, तो सेलिब्रेट का पर्यायवाची आप देखो इसी के समान क्या दिखेगा, तो सेलिब्रेट है सराहना करना, प्रशंसा है, कीर्ति ने गुणगान करना है ना, तो ऑनर यानी सम्मान देना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। अगला है, इसका एंटोनिम पर्यायवाची वो आपको विलोम बताना है। एब्सोल्यूट लिखा है, तो एब्सोल्यूट का क्या होगा पर्यायवाची। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल एकदम शुद्ध, करेक्ट है ना, शुद्ध, बिल्कुल स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वेच्छाचारी। तो यहाँ पर आपका इसका जो उल्टा बनेगा वह बनेगा जो कि आप लिमिटेड कर दो बिल्कुल। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, परिमित, सीमित। और अन्य अगर विलोम बनाओगे इसकी एब्सोल्यूट के तो रिस्ट्रिक्टेड है ना, कन्फाइंड, इस तरह। आगे देखते हैं, अगला है आपका इंग्लिश के बाद जो है आपका रीजनिंग। तो देखिए जो गद्यांश वाले हैं, इंग्लिश गद्यांश और हिंदी गद्यांश, ये आप करिएगा, बाकी मैं करवा ही दे रहा हूँ, सब पीडीएफ भी दे रहा हूँ, पढ़ के ही आंसर देना, बहुत आसान होते हैं और आंसर की भी आप मिल ही जा रही है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं भाई। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का आपको चयन करना है। कीट विज्ञान दिया है, जिसमें आप कीट का अध्ययन करोगे। जीवाश्म विज्ञान दिया है, तो इसमें आप किसका अध्ययन करोगे, बताओ। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा जीवाश्म का हम अध्ययन करेंगे। अगला है आपका किसी विशिष्ट कूट भाषा में इनर्टिया को आप लिखना है, ठीक है, RGVKGVG बताओ कैसे कैसे लिखा है, आप देखो यहाँ पर। उसके बाद ये फ्लावर जो लिखा है इसको आप बता दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला है, पहला, दूसरा है, तीसरा ई है, चौथा आर है, फिर टी है, आई है, ए है। तो जो पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर विषम स्थान यानी पहला हो गया, तीसरा है, पांचवा है और ये सातवां। यहाँ पर इनके जो अक्षर दिए हुए हैं विषम स्थान पर जो अक्षर पढ़ रहे हैं, अगर कोडिंग करोगे तो कोडिंग जो है अक्षर आएगा जो विपरीत इसके आ रहा है, आई की जगह आर आया हुआ है। और यहाँ पर जो दिए हुए हैं सम स्थान वाले यन, आर और आई, इसको यदि आप देखोगे तो जो सम स्थान वाले अक्षर दिए हैं वो यन की जगह जी आ रहा है, यानी यदि आप उल्टा चलोगे तो यन से अगर साथ आप जगह माइनस करोगे तब तो आप पहुंचोगे जी पर। तो जो सम स्थान वाले हैं वहाँ पर उल्टा जो है वो माइनस किया गया है 7, और सीधा बिल्कुल जो है इसकी विपरीत लिखे गए अक्षर हैं। तो यहाँ पर जो विषम वाले हैं इसको यहाँ पर -7 कर लेना है, यहाँ पर भी -7 आओगे। इसके बाद ये बिल्कुल उल्टे लिखे गए हैं, V G B Z। इसी तरह यदि आप इसका बनाओगे यफ का तो यू होगा, यल से 7 पीछे जाओगे तो ई आएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर देख रहे हो, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है वो सही जवाब हो जा रहा है, ठीक है। ये 2 इसी काम चल रहा है, क्यों आगे बढ़ाना। आगे देखो आप, रानी पीयूष की बहन है,
रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी है। तो जो रानी है वो किसकी बहन है? पीयूष की। पीयूष की बहन है रानी। पीयूष की बहन हो गई रानी, ये है बहन पीयूष की। और रानी जो है वो किसकी बेटी है? कमल की बेटी है, पीयूष की बहन है, तो कमल की हो गई बेटी, बेटी कमल की। ठीक है। और ये जो कमल है ना, कमल, कमल किसका बेटा है? गौरव का। कमल जो है गौरव का बेटा है, बेटा। और आर्यन का भाई है। आर्यन का क्या है? भाई है। और इसके बाद है आर्यन जो है वो रजनीश का पिता है, रजनीश का पिता। तो रजनीश का पिता जो है ये आर्यन है, तो ये बेटा होगा आर्यन का, रजनीश। आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है? यानी पीयूष के आर्यन कौन लगते हैं? तो पीयूष है कौन से? ये है पीयूष। पीयूष के आर्यन कौन लग? आर्यन ये हैं ऊपर वाले। तो पीयूष के आर्यन कौन लगेंगे? तो पीयूष जो है वो, पीयूष की बहन है रानी, और रानी के बाप हैं कमल। तो रानी के जब बाप कमल हैं और रानी की बहन पीयूष हैं, तो कमल भी पीयूष क्या होंगे? कमल भी जो है वो, कमल जो है पीयूष के क्या हो जाएंगे? फादर। और फादर के जो भाई होंगे वो आर्यन हैं, तो फादर के भाई जो आर्यन हैं वो पीयूष के क्या लगेंगे? तो भाई, यानी बाप के भाई चाचा होंगे। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि 18 अक्टूबर 2011 को रविवार था तो 19 सितंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहाँ पर आप विषम दिन अगर मालूम हो तो 7 से अगर डिवाइड कर दो तो जो शेष फल आए उसी हिसाब से आप निकाल लोगे। अब 18 अक्टूबर से शुरू करो 2011, तो लगभग 11 यानी 18 अक्टूबर के कितने दिन होंगे? अगर 18 से गिनोगे तो 17 प्लस 14 11 हो जाएंगे, 31। तो अक्टूबर आप जानते हो 31 का महीना है, आज अक्टूबर में 14 दिन हुआ। नवंबर आपका 30 है, दिसंबर 31 होगा। फिर जनवरी 2012 में पहुंचोगे, 31 हो जाएगा। फिर जनवरी के बाद फरवरी 2012 का जो होगा 4 से डिवाइड हो रहा 12, यानी फरवरी जो है 29 दिन का रहा है। मार्च हो गए 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। और सितंबर को आपको बताना है कौन सा सप्ताह का दिन था। तो सितंबर के पहले कितने दिन हो गए? 18 ऐड कर लो, डिवाइड बाय 7 कर दो, टोटल जोड़ोगे तो आएगा 337, डिवाइड बाई 7 तो हो गया 7 एकम 7 चौक 28, 28 5 33 5 आ रहा है, तो 5 और ये 7 यानी 56 हुआ। तो 56 1 57, ठीक है। तो 57 आ रहा है, तो 7 8 56 आप करोगे, एक शेष आ रहा है तो 48 सही, 1/7 ही तो आ रहा है ये। तो एक शेषफल जो आया है, एक शेषफल आता है 0 आता है तो रविवार, और 1 आता है तो सोमवार। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान हैं और एक असमान है, तो उस असमान शब्द का आपको चयन करना है। तो अभाव, दरिद्रता, कंगाली सभी सेम दिख रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब, समृद्धि। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब उद्घाटन किया है? सही जवाब बनेगा बेंगलुरु, कर्नाटका। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? सही जवाब होगा अपना प्यारा भारत। तो भारत से 4 जो आगे हैं कौन सा है? तो नंबर 1 पर यूएसए है, अमेरिका। दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान है, और भारत से ठीक आगे हांगकांग है, और 5वें पर अपना प्यारा भारत है।
तो यूएसए, चाइना, जापान, हांगकांग, भारत है बाजार पूंजीकरण की संदर्भ में शेयर बाजार। आगे देखो, अगला प्रश्न है 53 नंबर कि महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? सही जवाब होगा हैदराबाद, तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। 100% महिला स्वामित्व वाले इस पार्क को किस संगठन के द्वारा? तो फिक्की, ठीक है, फिक्की महिला संगठन तथा जो तेलंगाना की सरकार है इसके द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है। इस पार्क का जो परिचालन लगभग 25 हरित परियोजनाओं के साथ प्रारंभ हुआ है। अगला है अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर हैं। इनकी जो टोटल वेल्थ है इस रिपोर्ट के अनुसार वह 90.7 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति है और इस सूची में 219 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सर्वाधिक जो धनी व्यक्ति हैं वो मस्क हैं। कौन? एलन मस्क। तो ये हैं एलन मस्क और वहीं पर दूसरे नंबर पर जो है 171 बिलियन डॉलर के साथ जो है वो अमेजॉन के जो रहे संस्थापक जेफ बेजोस। ठीक है, तो पहले पर एलन मस्क, दूसरे जेफ बेजोस और इंडिया का देखोगे तो मुकेश अंबानी नंबर 1 ऑल ओवर जो है 10वीं रैंक। जनवरी 2022 में इसरो किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? इसरो को कौन सा उपग्रह है जिसको मुक्त कर दिया गया है? तो सेवा मुक्त होने वाला जो रहा है इनसैट 4B। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। भारत की पहली स्पीड स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? यह गुजरात का शहर है सूरत। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। देश के पहले सी वीड पार्क का स्थापना किस राज्य में की जाएगी? सी वीड पार्क की स्थापना सही जवाब बन जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। इस पार्क की जो स्थापना है वह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। अगला है कि जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भांग की खेती वैध है, अवैध नहीं, वैध होगी, वैध। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा वह देश है थाईलैंड। ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? सही जवाब होगा गुरुग्राम, हरियाणा। ऑप्शन सी। किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो अहिंसा, ठीक है, अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिनियम योजना शुरू की गई है? ई अधिनियम योजना, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ई अधिनियम की शुरुआत जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है वो विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण के लिए किया गया है, ई अधिगम योजना। तो ई अधिगम योजना कहाँ की? हरियाणा। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है? सामान्य जागरूकता वाले प्रश्न। फिनलैंड की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? सही रूप से मेल खाने वाला आप देखोगे कथक, तो कथक जो है ये यूपी का है। कथकली बनता है आपका केरल का। और जो कुचिपुड़ी दिया है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये सब तो गलत है, सी यहाँ पर सही है बिल्कुल, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा रोम, इटली। ऑप्शन डी। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गुदई महाराज, तो गुदई महाराज आप जानते हो यह बनारस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले रहे हैं।
और इनका जो वाद्य यंत्र रहा वो तबला वादक रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। ठीक है, तो गुदई महाराज हैं, इनका वास्तविक जो नाम रहा महाराज के नाम से जाने जाते थे, गुदई। ठीक है, नाम इनका क्या रहा है? समता प्रसाद। तो बनारस घराने हैं तो प्रसाद तो नाम तो ऐड ही रहेगा। चलो आगे देखो, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम आपको बताना है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाले, तो ये प्रश्न जो है आपके पेट में भी पूछा जा चुका है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही जवाब होगा। किस साहित्य के लिए दिया गया था? इनका जो साहित्य रहा है गीतांजलि के लिए इनको जो है वर्ष 1913 ईस्वी में साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर, बांध जो है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? ये सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 की पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जो आयोजित जो किया गया था पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया फ्रेंच ओपन 2022, और पुरुष एकल का खिताब जो है स्पेन के जो रहे हैं राफेल नडाल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। इन्होंने जो है जीत लिया, किसको हरा करके? तो नॉर्वे के जो कास्पर रूड रहे इनको पराजित किया और जीत लिया। जबकि अगर पूछा जाता महिला एकल का खिताब तो पोलैंड की इगा स्वीटेग ने जो है जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है पुस्तक माइंड मास्टर, पुस्तक का नाम क्या है? माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये वही है भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। ऑप्शन बी। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह मई 2022 में जो IPL रहा है 15वां संस्करण, इसका जो मुकाबला रहा है वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने जो है राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से पराजित कर पहली बार इस खिताब को जीत लिया। तो कौन होगा? गुजरात टाइटंस। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और यदि पूछा जाता कि जो IPL का 15वां संस्करण रहा है इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया? तो राजस्थान रॉयल्स के जो बैटर रहे हैं जोस बटलर चुना गया था। ठीक है, जोस बटलर। तो इसी तरह आपके पूरे के पूरे जो 70 प्रश्न रहे वो कंप्लीट हो गए हैं। इंग्लिश का पैराग्राफ वाला रहा, पढ़कर आंसर देना। इसी तरह आपको हिंदी का भी देना होता है। ठीक है, बिल्कुल टाइम टेकिंग कुछ है नहीं इसमें, पढ़कर ही आंसर देना होता है। तो आंसर की आपको मिली जा रही है, पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। और ये जो आपका टेबल और ग्राफ वाला है इसको भी आप लोग कवर करिएगा। PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके इनको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसानी से आराम से करने होते हैं, कैलकुलेशन का खेल। ठीक है, तो आप लोग डिमांड होगी तो इसकी जो टेबल और तालिका और ये आपका ग्राफ वाला, इसका अलग से एक मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा, सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे सारे सेट वाले। ठीक है, क्योंकि इस तरह पेज वाइज दिया है, ऊपर नीचे करना पड़ता तो हो नहीं पाता अच्छे से, इसी अलग से PPT बना के करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।